चेतन की स्टडी में थी। वो अपनी स्टडी की बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा था। खिड़की के बाहर एक पर्वत श्रृंखला और एक विशाल जंगल था। तान्या की आहट सुनते ही उसने अपना सिर घुमा लिया। उसकी पैनी निगाहें तान्या पर छा गई। तान्या ने अपनी निगाहें नीचे की और आज्ञाकारी बनकर चुपचाप खड़ी रही। चेतन ने सोचा तो ये था कि वो इस लड़की को सताएगा, लेकिन लड़की का नाम पुकारे जाने पर जब उन दोनों की नजरें मिली तो चेतन ने देखा कि उस लड़की की काली मासूम आंखें उसे अपनी तरफ खींच रही थी। ऐसा लग रहा था कि यामिनी नाम की एक लड़की की आंखों में कोई गजब का आकर्षण था। चेतन गुस्से में चलता हुआ उस लड़की के पास आया था कि अपनी ताकत से उसे डरा सके, लेकिन लड़की शांति से खड़ी रही। चेतन ने पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं, तान्या ने निर्भीकता लेकिन विनम्रता के साथ जवाब दिया। चेतन के दिल की धड़कन रुक गई और वो उसके करीब जाने से खुद को रोक नहीं सका। चेतन ने उसके बाल पीछे से पकड़े और उसका चेहरा ऊपर उठा लिया। लड़की के होंठ चेतन के होठों के बहुत करीब आ गए थे और वो बिना किसी फीलिंग के चेतन की आंखों में देख रही थी। लेकिन इन आंखों में कुछ तो था। तान्या को भी पता था कि ये सब एक नाटक है, लेकिन चेतन की आंखों में देखकर उसे ना जाने कुछ अलग सा क्यों महसूस हो रहा था। चेतन उसके इतने करीब था कि किसी पल उसे किस कर सकता था, लेकिन इस लड़की की आंखें इस वक्त चेतन की आत्मा को छलनी कर रही थी। चेतन झटके से पीछे हटा और उसने तान्या यानी यामिनी को वहां से चले जाने को कहा। तान्या ने फौरन आदेश का पालन किया। चेतन हैरान था कि इस लड़की को हो क्या गया है। ये किसी भी बात का विरोध क्यों नहीं कर रही है। बाहर आने के बाद तान्या ने चारों तरफ निगाह घुमाई और देखा कि गलियारे में 1 दर्जन से अधिक बेशकीमती पेंटिंग थी। बाहरी दुनिया में शायद इन कीमती पेंटिंग्स की वैल्यू लाखों में हो। ये वो पेंटिंग्स थी जो पिछली शताब्दी से वहां मौजूद थी। कुछ पेंटिंग्स तो विदेशी लग रही थी और साज सज्जा का सामान भी बहुत महंगा और इम्पोर्टेड लग रहा था। कुछ चीजें तो ऐसा लग रहा था कि को हमेशा अजायब घर और पुरानी चीजों के बारे में पढ़ने जानने की उत्सुकता रहती थी। जब वो लिविंग रूम के पास से गुजरी तो उसकी नजर अचानक लिविंग रूम के कोने में एक टेबल पर जाकर रुकी। यहाँ एक सेमी प्रेशियस स्टोन पर एक पूरे शहर का नक्शा उकेरा गया था। तान्या एक छोर से दूसरे छोर तक घूम घूम कर पुरातत्व महत्व की वस्तुओं को देख रही थी और खुश हो रही थी। तभी उसे सामने से बटलर आता हुआ दिखाई दिया। तान्या दिया। तान्या खुश होकर चीजों को देखने में मशगूल हो गई। कुछ समय बाद किसी महत्वपूर्ण डाक को लेकर बटलर मिस्टर जायसवाल की स्टडी रूम में गया और वहां उन्हें डॉक्यूमेंट्स देने के बाद
उसने हेजिटेट करते हुए बताया कि कुछ देर पहले यामिनी मैडम एंटीक चीजों को देखकर बहुत खुश हो रही थी और खासतौर से एक मूर्ति को देखने के लिए उन्होंने दस्ताने भी मंगवाए। चेतन चौंक गया। उसने यामिनी के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठी की थी, उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि उसे पुरानी चीजों में दिलचस्पी है। इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे मिस की जा सकती थी? बटलर चला गया और चेतन अपने काम में लग गया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए भी उसके दिमाग में रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि यामिनी की पर्सनालिटी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बात उसके पर्सनल रिकॉर्ड में दर्ज होने से रह कैसे गई। चेतन ने अपने लोगों से यामिनी के बारे में एक एक बात पता करवाई थी, यहाँ तक कि उसकी पर्सनालिटी के मिनट डिटेल्स भी उसके बारे में दर्ज थे। जिस तरह की लड़की यामिनी है, उसे देखते हुए पुरानी चीजों में दिलचस्पी और ऐसी हॉबी होना एक विरोधाभास था। चेतन समझ नहीं पा रहा था कि कंफ्यूजन क्यों हो रही है। उसने कोशिश की, लेकिन वो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया। फाइनली उसने अपना पेन मेज पर रखा और कमरे से बाहर निकल गया। क्या चेतन इस अंतर की वजह समझ पाएगा? क्यों करता है चेतन यामिनी से इतनी नफरत? जानने के लिए सुनते रहिए एक अधूरी शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चेतन जायसवाल स्टडी से निकलकर लिविंग रूम में आ गया। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करने वाला था, वो अचानक लिविंग रूम में एक आकृति को देखकर रुक गया। वो आकृति यानी थोड़ा नीचे झुकी और कांस्य प्रतिमा को अपने दस्ताने वाले हाथों से सहलाया। वो उस प्रतिमा से बहुत ज्यादा अभिभूत नजर आ रही थी। उसकी आंखें चमक उठी। उसका पूरा ध्यान उसके सामने मौजूद एंटिक पर था। ये पहली बार था जब चेतन जायसवाल ने इतना गर्म और प्यारा एहसास देखा। वो वहीं रुक गया जहां वो था। प्रकाश और छाया के बीच खड़ा वो तान्या को घूर रहा था। आपको ये पसंद आया? वो अचानक बोला। तान्या चौंक गई और अपने सामने चेतन को देखकर वो किसी भयभीत खरगोश की तरह लग रही थी। वो बेचैनी से पीछे हट गई। उस मूर्ति को देखती हुई वो बहुत सहज थी, लेकिन एक ही पल में वो बेहद डरी हुई लगने लगी थी। चेतन के दिल में जलन का भाव पैदा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अंदर तान्या के पास लिविंग रूम में चला गया। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ तान्या तनावग्रस्त होने लगी। उसने सवाल किया, तुम मुझसे डरती हो? तान्या ने ना में अपना सिर हिला दिया। वो दोनों बहुत करीब थे और उसने अपना हाथ बढ़ाया और तान्या के चेहरे को ऊपर उठा लिया। चेतन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि तान्या की पलकें उसकी घबराहट के कारण कांप रही थी। चेतन ने फिर से सवाल किया, तुम्हें एंटीक चीजें पसंद है? चेतन का हाथ आगे बढ़ा और तान्या के सूट के गले के साथ खेलने लगा। तान्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो क्या करेगा? क्या तान्या को उसे रोकना चाहिए या एक दो पल के लिए रुकना चाहिए कि वो खुद ही यहां से चला जाए? तान्या ने परेशान होकर इंतजार किया। चेतन जायसवाल शांत हो गया और कुछ देर बाद उसने हाथ पीछे खींच लिया। वो कुछ और नहीं बोला। इसके बजाय वो घूमा और चला गया। तान्या ने कुछ देर प्रतीक्षा की। चेतन को जाते देख उसने राहत की लंबी सांस ली। उसने मूल रूप से सोचा था कि चेतन जायसवाल उसे इन बेशकीमती प्राचीन वस्तुओं को छूने की अनुमति नहीं देगा। तान्या ने अपने हाथों में कांस्य प्रतिमा को देखा, लेकिन उसका मन अब उस पर नहीं था। वो चेतन जायसवाल के बारे में ही सोच सकती थी। जैसे ही तान्या लिविंग रूम से बाहर आई, रेलिंग पर की गई सजावट ने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर की ओर घुमावदार थी। रेलिंग गहरे काले चंदन की बनी थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर किसी प्राचीन पशु का सिर उस पर उकेरा गया था। ये प्राचीन और रहस्यमय लग रहा था। इन पशुओं के सिर 10 से अधिक थे और वे ऊपर तक फैले हुए थे।
तान्या ने याद किया कि उसने नक्काशी की इस तकनीक के बारे में पहले सुना था। ये एक प्राचीन और रहस्यमय गुप्त तकनीक थी। एक एक करके उन्हें देखते हुए ऊपर चली गई, पूरी तरह से अपनी दुनिया में डूबी हुई। यामिनी जिंदल। पहले तो तान्या ने इस तरह पुकारे जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि वही तो इस घर में यामिनी जिंदल है। इसीलिए वो जल्दी से मुड़ी। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ा और वो लड़खड़ा गई। अनजाने में वो दूसरी मंजिल पर पहुंच चुकी थी और अब वहां से नीचे गिर रही थी। सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर उसे पुकार रहे चेतन ने उसे देखा और तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी बाहों में तान्या को संभाल लिया। अचानक हुई इस घटना के कारण चेतन की कलाई पर पहने हुए पेंडेंट की कड़ी टूट गई और वो छिटक कर दूर जा गिरा। चेतन जायसवाल ने पेंडेंट की दिशा में देखा। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव दिखाई दे रहे थे। जल्द ही उसने पेंडेंट पर से अपना ध्यान हटाया और यामिनी जिंदल यानी तान्या को संभालने में व्यस्त हो गया। तान्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने चुपचाप अपनी पलकें उठा ली। उसके दिल में अभी भी एक डर था। चेतन जायसवाल ने अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ पूछा, तुम ये क्या फालतू हरकतें कर रही हो? तान्या ने खालीपन से कहा, मैं सीढ़ियों पर नक्काशी देख रही थी। चेतन बोला, वाह, नक्काशी देखते देखते तुम अचानक नीचे गिर गई। क्या तुम जिंदगी से थकना चाहती हो? ऐसा है तो मुझे बता दो। तान्या ने अपनी वर्तमान स्थिति को देखा। अगर चेतन यहां नहीं होता तो वो अब तक ऊंचाई से नीचे गिरकर अपनी हड्डियां तोड़ चुकी होती। चेतन आगे बोला, मैं यहां कोई डेड बॉडी नहीं देखना चाहता। मेरे लिए इस बात का जवाब तुम्हारे माँ बाप को देना मुश्किल होगा। ठंडे एक्सप्रेशंस के साथ बात करने के बाद चेतन जायसवाल ने उसे जमीन पर लिटा दिया। जिस क्षण उसके पैर जमीन पर छुए, तान्या का शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। वो आगे गिर गई और खुद को चेतन जायसवाल की बाहों में झोंक दिया। चेतन जायसवाल ने अपना हाथ न फैलाते हुए उसे केवल ठंडेपन से देखा। तान्या बड़ी मुश्किल से खुद को स्थिर कर पाई। उसने चेतन से माफी मांगी। चेतन जायसवाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुड़ा और टूटे हुए पेंडेंट की ओर चल दिया। लटकन को दो हिस्सों में टूटते देख उसकी भौएं तन गई और उसका चेहरा काला पड़ गया। तान्या ने देखा कि उसने हार उठा लिया है। ये एक फोटो हार लग रहा था, चांदी की पतली चेन से लटका एक खोखला दिल, जिसमें आमतौर पर प्रियजनों की तस्वीर होती थी। लेकिन अब हार के दो टुकड़े हो चुके थे। तान्या को संभालने के चक्कर में इस पर पड़े दबाव से खोखले दिल को खोलना असंभव हो गया था। तान्या इतना तो समझ सकती थी कि चेतन इसे हर समय पहने रखता था, इसीलिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा होगा। उसने अभी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि चेतन जायसवाल ने अपना हाथ हटा लिया और हार उठाकर खड़ा हो गया। अगली बार कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इतना कहकर वो मुड़ा और जाने ही वाला था कि तान्या ने जल्दबाजी में उसका पीछा किया। वो बोली, चेतन जी, मैं आपके हार के मामले में आपकी मदद कर सकती हूँ। शायद मैं इसे दोबारा ठीक भी कर सकूं। चेतन जायसवाल ने चलना बंद नहीं किया। चेहरे पर ठंडे भाव लिए वो तेजी से आगे बढ़ता रहा। चेतन जी, पुकारते हुए तान्या ने अपनी गति तेज की और उसके पीछे चल दी। वो फिर से बोली, मैंने कुछ चीजें सीखी हैं। इस तरह के हार की मरम्मत की जा सकती है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तान्या को बुरा लग रहा था क्योंकि अगर चेतन उसे बचाने नहीं आया होता तो उसके हार को नुकसान नहीं होता। तान्या ने पहले मरम्मत की कुछ तकनीकें सीखी थी, इसलिए हार को ठीक करना मुश्किल नहीं था। चेतन जायसवाल चलते चलते अचानक रुक गया। तान्या लगभग उससे टकरा ही गई थी, लेकिन वो मजबूती से खड़ी होने में कामयाब रही। यामिनी जिंदल, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम इसे ठीक कर सकती हो?
तान्या की सांस फूलने लगी। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा कि वो ऐसा कर सकती है। चेतन जायसवाल ने मुड़कर उसे देखा। तान्या तुरंत तनाव में आ गई। ऐसा लग रहा था कि ये टकटकी उसके दिल के आर पार तक देख रही थी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और वो घबराहट से पसीने से तरबतर थी। चेतन जायसवाल ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और हार उसे सौंप दिया। चेतन ने कहा, अगर तुम इतनी ही कॉन्फिडेंट हो तो फिर मैं तुम्हें कोशिश करने दूंगा। तान्या ने ध्यान से हार अपने हाथ में लिया और उस पर एक नजर डालने ही वाली थी कि चेतन जायसवाल ने एक बर्फीली धमकी उगल दी। अगर इसे जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो। चेतन ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसके स्वर में मौजूद धमकी ने तान्या को थर्रा दिया। तान्या तुरंत तनाव में आ गई। खुद को संभालकर कुछ पलों के बाद जब उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि चेतन जायसवाल चला गया था। तान्या के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में दर्द दिखाई देने लगा। अगले दिन बटलर टूल बॉक्स ले आया। सर ने कहा कि आप दूसरी मंजिल पर स्टडी रूम का इस्तेमाल कर सकती हैं। तान्या ने अपने हाथों में थमा दिए गए विशाल टूल बॉक्स को देखा। उसमें सभी उपकरण थे। दूसरी मंजिल? तान्या ने पूछा। हाँ, बटलर ने कहा। ऊपर पहुंचकर तान्या ने कमरे के चारों ओर देखा। यह चेतन का कमरा था, लेकिन पहले दिन के अलावा वो कभी इस कमरे में वापस नहीं आए थे। तान्या ने वहां टेबल पर रखा हार उठाया और बॉक्स को दूसरी मंजिल तक ले गई। पिछली बार वो गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। उस हादसे को याद करते हुए तान्या ने बहुत सावधानी बरती थी। वो ऊपर गई और बाएं मुड़ गई। दूसरी मंजिल पर बहुत सारे कमरे थे, लेकिन बटलर ने उसे विशिष्ट कमरा नहीं बताया। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर चुपचाप एक दरवाजा खोला और अंदर देखा। सामने बड़ी सी टेबल और कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था और उसका मुंह इसी तरफ था। तान्या एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन दूसरा व्यक्ति घूमा और अपनी पैनी निगाहें दरवाजे की तरफ घुमाई। तुम यहां क्या कर रही हो? चेतन ने पूछा। तान्या चुपके से बाहर निकल जाना चाहती थी, लेकिन चेतन ने उसे देख लिया था। चेतन ने उसे अंदर आने के लिए कहा और तान्या टूल बॉक्स के साथ वहां खड़ी हो गई। बटलर ने कहा कि मैं स्टडी में काम कर सकती हूँ, तान्या ने अपनी सफाई में कहा। चेतन ने अपनी आंखें उस पर सिकोड़ी। उसने बटलर से यामिनी जिंदल को यह बताने के लिए कहा कि वो उसे दूसरी मंजिल पर स्टडी का उपयोग करने दे सकता है, लेकिन दूसरी मंजिल पर 2 कमरे थे, इसीलिए वो चाहता था कि यामिनी दूसरे कमरे का उपयोग करे। क्या वो यहाँ जानबूझकर आई थी? तान्या ने चेतन की डरावनी वाली नजर के कारण अपना सिर नीचे कर लिया और घबराकर खड़ी हो गई। वो उसे ऐसे क्यों देख रहा था? क्या उसने खुद ही तान्या को स्टडी में आने के लिए नहीं कहा था? चेतन ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर अपने डेस्क पर इंटरकॉम का बटन दबाया और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर उसने तान्या को बुलाया। तान्या झिझकी। उसके नम होठ लाल हो गए और चेतन की निगाहें काली पड़ गई। तान्या को कुछ भी महसूस नहीं हुआ और उसने सोचा कि वो गुस्से में है।
उसने जल्दी से अपना टूल बॉक्स उठाया और चेतन के पास चली गई। इससे पहले कि तानिया कुछ कह पाती या समझ पाती, चेतन का हाथ आगे बढ़ा और उसकी कमर पर आ गया। अगले ही पल चेतन ने एक झटके के साथ तानिया को अपनी तरफ खींच लिया। तानिया ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला और उसके होंठ सील कर दिए गए। क्या तानिया खुद को बचा पाएगी या फिर चेतन उस पर हावी हो जाएगा? और क्या होगा चेतन के टूटे हुए हार का? जानने के लिए सुनते रहिए एक अधूरी शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तानिया के होंठ एक फोर्सफुल किस से ढके हुए थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उसने तेजी से रिएक्ट करने की कोशिश की। उसने अपनी कोहनी चेतन की छाती पर रख दी और उसे दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसकी ताकत चेतन की फिजिकल ताकत का मुकाबला नहीं कर सकी। चेतन के हाथ स्टील की तरह थे। वे तानिया की कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे और तानिया को अपनी तरफ खींचकर लगातार उसके शरीर को अपने शरीर पर दबा रहे थे। तानिया के नाजुक गुलाबी होठों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए चेतन हल्के से मुस्कुराया। उसने कहा, क्या तुम्हें मेरे इतने नजदीक होना पसंद नहीं? यही तो है ना जो तुम चाहती हो। तानिया ने फौरन मना कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तानिया ने पूछा, चेतन ने उसे स्टडी रूम में क्यों बुलाया था? चेतन की उंगलियां धीरे धीरे तानिया के होठों से नीचे चली गईं, जहां उन्होंने उसकी चिकनी नाजुक त्वचा को रगड़ा। ठीक उसी क्षण बटलर ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गया। तानिया ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन चेतन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बटलर ने सिर उठाया और यामिनी को देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य के निशान तैर गए, लेकिन उसने जल्दी से अपने चेहरे पर आए आश्चर्य के भावों को काबू में किया और चेतन से पूछा, सर, डेस्क कहाँ है? चूंकि मेरी पत्नी को यह जगह बहुत पसंद है, इसीलिए इसे इसी टेबल पर रख दो। चेतन ने तानिया को घूरते हुए लापरवाही से कहा। उसने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे अपने शरीर के खिलाफ दबा लिया। ऐसा मत करो, तानिया धीरे से फुसफुसाई और उसने चेतन को खुद से दूर धक्का देने की कोशिश की। इस वक्त स्टडी रूम में हाउसकीपर और अन्य लोग भी थे, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने होने के बावजूद चेतन को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने तानिया का सिर नीचे खींच लिया और उसे फिर से चूमा। बटलर और बाकी स्टाफ के लोगों ने अपना सिर नीचे रखा और चेतन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और अपने अपने काम में व्यस्त रहे। तानिया ने संघर्ष करना शुरू किया। क्या अभी भी तुम्हें शर्म आ रही है? चेतन ने उसका हाथ पकड़ते ही उसका मजाक उड़ाया। चेतन की जीभ की नोक तानिया के होठों पर और मुंह में कहर बरपाती रही, जैसे वो अपने साथ आक्रमण और विनाश की एक अदम्य शक्ति लेकर आई थी। तानिया चेतन को दूर धकेलने में सफल नहीं हो पा रही थी। न जाने कहां से अचानक उसमें मुंह खोलकर चेतन को बुरी तरह काटने की हिम्मत आ गई। चेतन की भौहें तन गई। तानिया की हरकत को देख चेतन ने तुरंत उसे धक्का दे दिया। चेतन के होंठ कटे हुए थे और खून बह रहा था। उसने अपनी उंगलियों से अपने जख्म को सहलाया और तानिया से बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने वास्तव में मुझे काटने की हिम्मत की। तानिया डर गई थी, लेकिन फिर भी बोली, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। चेतन ने भारी नजरों से उसे देखा, जैसे उसकी आंखों में तूफान आ गया हो। उसने तानिया से टूल बॉक्स देकर वहां से चले जाने के लिए कहा। तानिया करीब नहीं आई, बल्कि एक कदम पीछे हट गई। तुम अब भी भागने की हिम्मत कर रही हो? चेतन ने सवाल किया। अचानक वो खड़ा हो गया और तानिया को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तानिया के दिल की धड़कन रुक गई। उसने डरते डरते दरवाजा खोला, टूल बॉक्स उठाया और चेतन की ओर फेंक दिया। इसके बाद वो मुड़ी और भाग गई। चेतन ने टूल बॉक्स पकड़ा। बूम! उसने टूल बॉक्स को तेज आवाज के साथ मेज पर रख दिया।
स्टडी में हर कोई डर से कांप रहा था। बटलर ने सावधानी से पूछा, सर, क्या हमें यामिनी मैडम को वापस लाना चाहिए? चेतन ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। बटलर ने टेबल को देखा और एक पल के लिए झिझका, क्योंकि यामिनी मैडम के पति ने यहां टेबल लगाई थी, इसलिए वो चाहता होगा कि वो यहीं रहे। और मैडम यामिनी जानबूझकर मिस्टर के पास आ रही थी। बटलर ने भौएं चढ़ाई और दूसरों को स्टडी से बाहर कर दिया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी मुलाकात तान्या से हुई, जो दरवाजे पर खड़ी थी। बटलर का चेहरा डूब गया। मैडम यामिनी, आप अभी तक यहां क्यों हैं? तान्या ने उससे पूछा कि क्या बटलर ने खुद ही उससे नहीं कहा था कि वो दूसरी मंजिल पर स्टडी रूम का इस्तेमाल कर सकती है? बटलर ने उसकी ओर अप्रसन्नता से देखा। फिर वो बोला, यामिनी मैडम, मैंने आपको दूसरी स्टडी में जाने के लिए कहा था। ये वाली स्टडी खास तौर पर चेतन सर के लिए डिजाइन की गई है और वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। तान्या ने हैरानी से पूछा, दूसरी मंजिल पर 2 स्टडी हैं? इसके बाद तान्या ने अपना सिर घुमाया और देखा कि गलियारे की दूसरी तरफ एक और दरवाजा था। ये भी एक स्टडी जैसा ही लग रहा था। कौन सोचता था कि वो गलती से चेतन जायसवाल की स्टडी रूम में चली जाएगी? कोई आश्चर्य नहीं कि चेतन ने सोचा कि वो उससे मिलने के लिए ही आई थी, जबकि सच तो ये था कि तान्या चेतन को फिर कभी नहीं देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। तो वो जानबूझकर जाकर उसे क्यों ढूंढेगी? उसे लगा कि अपनी सफाई देना जरूरी है। वो बटलर से बोली, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ 2 स्टडी रूम हैं। बटलर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसे यामिनी की किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं हो रहा था। तान्या ने कहा कि वो आगे से ध्यान रखेगी और दूसरी स्टडी में ही काम करेगी। अपनी सजा के आधे रास्ते में तान्या को अचानक एहसास हुआ कि उसने अपना टूल बॉक्स चेतन के स्टडी रूम में छोड़ दिया था। उसने बटलर से पूछा कि क्या वो उसे चेतन की स्टडी से टूल बॉक्स लाकर देने में मदद कर सकता है, ताकि वो दूसरी स्टडी में जाकर काम कर सके। बटलर ने उसकी रिक्वेस्ट को अस्वीकार करते हुए कहा कि मालिक ने कहा है कि वो उनकी स्टडी में ही काम कर सकती हैं। तान्या ये सुनते ही घबरा गई, क्योंकि जिस स्टडी में चेतन बैठा था वही बैठकर काम करना आसान नहीं था। तान्या चेतन के साथ एक ही स्टडी में रहना नहीं चाहती थी। वो ये सोचकर असहज महसूस कर रही थी कि भविष्य में उसे चेतन के साथ कैसे समय बिताना होगा। मुझे खेद है यामिनी मैडम, ये सर का अनुरोध है। इतना कहकर बटलर ने तान्या की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कह रहा हो कि चेतन सर के किसी भी आदेश का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। तान्या सोचने लगी कि ना जाने चेतन के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बटलर से पूछा कि जब चेतन मेरी शक्ल देखना ही नहीं चाहता, तो वो मुझे अपनी स्टडी में क्यों बुला रहा है? बटलर ने उससे कहा कि इन सवालों के जवाब तो सिर्फ चेतन सर ही दे सकते हैं और वो कुछ नहीं कह सकता। बटलर के चले जाने के बाद तान्या स्टडी के दरवाजे पर खड़ी हो गई। वो हिचकिचा रही थी कि उसे फिर से इस स्टडी में प्रवेश करना चाहिए या नहीं। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि उसके सामने का दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया। चेतन दरवाजे पर खड़े होकर उसे गुस्से में देख रहा था। चेतन ने पूछा कि वो कब तक यहीं पर दरवाजे पर खड़ी रहने वाली है। तान्या ने देखा उसका टूल बॉक्स उस टेबल पर रखा गया था जिसे थोड़ी देर पहले कमरे में लाया गया था। तान्या बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि दूसरी मंजिल पर 2 स्टडी रूम हैं। मैं अपना टूल बॉक्स लेकर दूसरे स्टडी में जाकर काम कर लूंगी। इतना कहकर तान्या तेज गति से अंदर गई और अपना टूल बॉक्स उठाकर फुर्ती से बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन चेतन ने उसे रोक लिया। तान्या टेबल के सहारे खड़ी थी और चेतन ने अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द टेबल पर रख दिए। इस तरह वो मैच के सहारे चेतन की बाहों में घेरे में कैद थी। चेतन ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल दागा, तो तुम अपना काम कब से शुरू करने वाली हो? मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं होता, लेकिन क्या तुम
वाकई इसे फिर से ठीक कर सकती हो? चेतन से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करते हुए तान्या कुछ कदम पीछे हट गई। उसने यकीन के साथ कहा, जी हाँ, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। चेतन आगे झुककर उसके करीब चला गया, इतने करीब कि उनके शरीर लगभग छू रहे थे। वो बोला, ठीक है, तो फिर यही काम करो, क्योंकि मैं तुम्हें इसे ठीक करते हुए देखना चाहता हूं। तान्या ने चेतन की आंखों में देखा। वो उन आंखों के आर पार कभी विचार नहीं देख पाई थी। यदि आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि मैं यहां काम करूं? तान्या ने सवाल किया। चेतन बोला, वेल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आंखों के सामने ये काम करो, इसलिए। शायद कहीं तान्या को अंदाजा हो गया था कि चेतन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। ये हार चेतन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वो चाहता था कि तान्या यहां रहे क्योंकि वो उस पर नजर रखना चाहता था। तान्या ने पूछा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? चेतन ने बिना झिझक के कह दिया कि ये बात सच है। इतना कहकर चेतन पीछे मुड़ा और अपने काम करने के टेबल की तरफ चल दिया। जाते जाते वो बोला, मैं भला उस लड़की पर विश्वास क्यों करूंगा जिसने किसी भी कीमत पर मेरी बीवी बनने की कोशिश की। इतना कहकर वो वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गया और काम करने लगा। तान्या को ऐसे लगा जैसे आसपास के वातावरण में दबाव थोड़ा कम हो गया है और उसने राहत की सांस ली। फिलहाल उसके पास समझौता करने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। उसने चेतन से कहा कि वो जल्द से जल्द हार की मरम्मत करके उसे ठीक कर देगी। स्टडी रूम एकदम शांत था। कमरे में एक बड़ी टेबल और एक छोटी टेबल लगाई गई थी। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और कमरे को रोशन कर रही थी। तान्या छोटी टेबल के पीछे कुर्सी पर बैठी थी और पूरी गंभीरता और फोकस के साथ अपने हाथ में पकड़े हुए टूटे हार की मरम्मत करने में लगी हुई थी। सूर्य का प्रकाश उसके शरीर पर पड़कर उसके कपड़ों और शरीर को आलोकित कर रहा था। उसके गोरे गाल इस वक्त हल्के गुलाबी थे और उसकी आंखें पूरी तरह से अपने काम पर फोकस थी। वो असाधारण रूप से गंभीर लग रही थी। काम में मशगूल चेतन ने अपना सिर कागजों से उठाया और सामने का दृश्य देखा। टूटे हुए पेंडेंट को ठीक करने के लिए यामिनी की उंगलियां फुर्ती से औरों का इस्तेमाल कर रही थी। चेतन की आंखें उसकी उंगलियों पर पड़ी तो उसने देखा कि यामिनी की पतली और लंबी उंगलियां किसी फूल की तरह नाजुक थी। उसे याद आया कि उसने इसके बारे में पहले कहीं सुना था। ऐसे हाथ को लोटस हैंड कहा जाता था। इसकी गोरी और गुलाबी त्वचा बेहद मुलायम होनी चाहिए। चेतन ने मन ही मन सोचा। जिस क्षण ये विचार चेतन के दिमाग में आया, वो चौंक गया और गुस्से में अपनी निगाहें फेर ली। चेतन ने इस लड़की को अपने पास अपने घर में इसीलिए रखा था क्योंकि वो इस लड़की का मुखौटा गिरते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसे एक लड़की से कोई प्यार व्यार नहीं हुआ था और ना ही वो उसकी खूबसूरती से लुभाया गया था। चेतन ने अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ अपनी भौहें सिकोड़ ली, जैसे कि उसे अपने सामने मौजूद लड़की के यहाँ होने से ही शिकायत हो। तान्या ने उत्सुकता से अपना सिर उठाया और देखा कि चेतन अजीब तरह से अकड़ कर बैठा हुआ है। तान्या को अचरज हुआ कि आखिर अचानक इस व्यक्ति को क्या हो गया। क्या वाकई चेतन को है यामिनी से नफरत या फिर तान्या की खूबसूरती